नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन की स्क्रूटनी प्रक्रिया के बाद सपा प्रत्याशी का पर्चा हुआ खारिज। भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध विजयी प्रत्याशी हुई घोषित। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, भाजपा ने भय और लालच के दम पर कई जनपदों में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किया कब्जा। बीएलडब्ल्यू पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढायुक्त सड़कों व जल जमाव के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने किया प्रदर्शन। और काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में मकान की मरम्मत के दौरान गिरा जर्जर बारजा। और अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन की स्क्रूटनी प्रक्रिया के बाद सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध विजयी प्रत्याशी घोषित हुई। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशियों सपा से चंदा यादव और भाजपा से पूनम मौर्य द्वारा दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनकी स्क्रूटनी दोपहर 3 बजे उसी क्रम में शुरू हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के नोटरी अधिवक्ताओं की वैधता के बारे में लिखित आपत्ति दाखिल की थी। दोनों द्वारा जवाब देने के लिए 2 घंटे का लिखित टाइम मांगा गया था, जो उनको दिया गया। शाम 6:30 बजे पुनः स्क्रूटनी शुरू हुई, जिसमें दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना पक्ष रखा। पूरी स्क्रूटनी के उपरांत भाजपा की पूनम मौर्य का एक नामांकन पत्र अस्वीकृत हुआ और एक स्वीकृत हुआ। वहीं सपा की चंदा यादव के दोनों नामांकन पत्र अस्वीकृत हुए। इस प्रकार एक ही प्रत्याशी भाजपा की पूनम मौर्य का नामांकन वैध पाया गया। वहीं इस बाबत सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जिला प्रशासन यदि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहा। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर स्क्रूटनी कक्ष में क्यों आए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक अदना सा कार्यकर्ता भी यहाँ इसको देखने नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव हम जीत रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र में जिला प्रशासन, जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो कहाँ रहेगा लोकतंत्र। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर स्क्रूटनी कक्ष में क्यों आए, ये क्यों आए स्क्रूटनी कक्ष में। अगर वो आए हैं, अगर जिलाधिकारी महोदय ईमानदारी से बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए सरकारी कार्य में बाधा बनाने का। वजह क्या बताई गई है? आप ये वजह क्या बताई गई? वजह इन्होंने जो लिख के दिया है वो कोई इस तरीके का नहीं है। आईडी खड़ा कीजिए कि जिसको माना जाए, लेकिन ये लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के दबाव में, विधायकों के दबाव में, जब हजारों कार्यकर्ता सड़क पे थे समाजवादी पार्टी के, तो इन्होंने समय लिया और रात को 11:30 बजे दे के बिना 1 मिनट रुके चले गए जिलाधिकारी। हमारी सुने। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके बात करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूनम मौर्य को निर्विरोध विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया। इसके बाद पूनम मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए विकास पर जोर देते हुए कहा कि हमारा पूरा ध्यान ग्रामीणों के विकास पर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरते हुए आगे कार्य करती रहूंगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आप निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। क्या संभावनाएं देखती हैं बनास के विकास के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट इस पे नज़र डाले हुए हैं? जी, पहले तो मैं भाजपा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना। और विकास कार्य में बहुत सी ऐसी, मैं खुद क्षेत्र में गई हूँ, मैंने देखा है, और मेरी यही प्राथमिकता भी रहेगी कि जो सड़कें हैं और जल निकासन की जो व्यवस्थाएं हैं और जो भी पेयजल से संबंधित भी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके पास की पीने का साधन नहीं है, वो प्राथमिकता रहेगी कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको पहले दूर करें उनकी समस्या। शहर में कई योजनाएं चल रही हैं, कई हजार करोड़ की। गांव की बात करें तो गांव अभी भी अछूता है, तो क्या फोकस क्या रहेगा आपके कार्यकाल में? जी, मेरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र का विकास में रहेगा। मैं चाहूँगी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हों, चाहे पेय से संबंधित समस्याएं हों, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, शिक्षा से
उनको मेरा यही कोशिश रहेगा कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। दूसरी बात, आपने नामांकन किया था तो 2 सीट में किया था, एक सीट आपका खारिज हो गया, तो क्या आपको अंदाजा था या कभी अनुभव था कि ये गलतियां हो सकती हैं इसीलिए किया था, क्या दिमाग में था? जी नहीं, उस समय तो ऐसा देखिए कोई भी चीज़ कोई जानबूझ के नहीं करता। जो भी विरोध पार्टी थी उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि ये सब उन्होंने ऐसा करके, देखिए पर्चा हम लोगों का भी एक खारिज हुआ था, बाकी जो सब हुआ सब सही से हुआ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ जो गलत हुआ, जो हुआ सब सही हुआ। बाकी विरोधी पार्टी है, वो लोग अपना कुछ न कुछ बोलना है, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे ही। तो आगे की क्या रणनीति है? आप अभी वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद आपको अभी निर्वाचन आयोग से सर्टिफिकेट भी मिलने हैं, तो रणनीति क्या है आगे आपकी? जी अभी देखिए 29 तारीख को अभी 29 तारीख को हम लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा, और बाकी हम लोग की स्थिति मजबूत है, उन लोगों को जो भी हम लोग सही हैं, हम लोग किसी का वो डर नहीं है, सही हैं, और हम लोग सबके साथ हैं, हम लोगों को सबका समर्थन हम लोगों को है, और उन लोगों को जो करना है अपना करेंगे। और विरोधी पार्टी है, देखिए कुछ ना कुछ बोलेगी, करेंगी, वो उनका काम है, वो अपना करें। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि भाजपा ने भय और लालच के दम पर कई जनपदों में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा किया। जिला पंचायत चुनाव के मुद्दे पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से वाराणसी समेत कई जनपदों में भय और लालच के बल पर शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा ने पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया। लेकिन हर लड़ाई में संघर्ष मायने रखता है और राजनीति में अपने वजूद के लिए लड़ते रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत वाराणसी के चुनाव में संघर्ष के बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर संघर्ष करना चाहिए था व सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करना चाहिए था। नमस्कार साथियों, आज पूरे प्रदेश में नामांकन के बाद कोई जो स्थिति परिस्थिति बनी है उसमें पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है, और इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से इस सरकार से लड़ नहीं पाए। उसका मूल कारण यह था कि एक के बदले 16 से 17 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। एक इटावा में समाजवादी पार्टी को दिया भाजपा ने, उसके बदले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 16 से 17 जिले सौंप दिए, और अपने जिला अध्यक्ष की रक्षा नहीं कर पाए अखिलेश यादव को सड़क पर उतर के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था। गोरखपुर में जिला अध्यक्ष की बेइज्जती हुई समाजवादी पार्टी के। बनारस में लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को यहां पर जो लड़ना चाहिए था वो लड़ नहीं पाए, और केवल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में सारी चीजें खत्म होती जा रही है। मैं सभी अपने प्रदेश के भाइयों से, बहनों से, साथियों से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, और इनकी लड़ाई में दम नहीं है। इसका सीधा साधा उदाहरण जिला पंचायत आपके सामने, इसके पहले भी इनके बड़े नेता जिसको लगातार भाजपा के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनके भी साथ ये समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के पास लड़ने की ताकत नहीं है। मैं सभी कांग्रेस के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि सड़क उतर कर लड़ें। समाजवादी के पास दम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से राम गोपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से, अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूंगा कि उतरकर सड़क पर उतर के लड़ना है, और दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मैं अपने प्रियंका जी नेता, प्रियंका जी को, राहुल जी को ये कहना चाहूंगा कि आप सबका मार्गदर्शन हमें मिले, और हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को आगे फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बीएलडब्ल्यू पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढायुक्त सड़कों व जल जमाव के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बीएलडब्ल्यू के पहाड़ी क्षेत्र की गड्ढायुक्त सड़कों और भीषण जल जमाव की स्थिति से क्षुब्ध होकर स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रास्ता इतना अधिक खराब है कि आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल जमा होने से कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं खस्ताहाल सड़कें दुर्घटना का कारण बन रही हैं, जिससे क्षुब्ध होकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने समस्या के जल्द निराकरण की मांग की।
इसलिए आप लोग रोड पर खड़े हुए हैं, क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पहाड़ी गांव के जितने भी रास्ते हैं सभी रास्ते पानी से और गड्ढों से दोनों से भरे हुए हैं। आने जाने में प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति, महिला, बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं और तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं को ले जाने हेतु परेशानियां हो रही हैं। तो ये सब इन्हीं के देखते हुए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिससे कि कम से कम इसका निदान हो शासन द्वारा। किस लिए खड़े हैं धरना प्रदर्शन कर? यहाँ पे लगातार पिछले कई वर्षों से ये सड़क की ये हाल हुई है। लोग कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही है, गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही है। योगी मोदी की ये एक तरफ योगी मोदी की ये बातें हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, दूसरी तरफ प्रशासन आके हम लोग को केवल सांत्वना देती है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 साल से हम लोग इस विषय में लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार हमने एप्लीकेशन भी डाल के रखा हुआ था, जो कि यहाँ के हमारे विधायक जी हैं डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सिंह जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आकर के सांत्वना दिया कि बन जाएगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों से ये सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारी माताएं बहनें जब भी इधर से जाती हैं कभी ना कभी लोग गिर जाते हैं। बुजुर्गों का यहाँ से चलना दुश्वार हो जाता है, छोटे भी नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ रहा है। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। ये झूठी दिलासे देना बंद करे, जुमलेबाजी वाली सरकार ये जो कर रही है ये सारी चीज़ें बंद करे, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज ये पहाड़ी ग्राम हम लोग का नगर निगम ग्राम हो चुका है। बताइए, नगर पालिका में ऐसे सड़कें कहीं नहीं है, केवल यही सड़कें हैं जो पिछले 3-4 साल से केवल सांत्वना दी जा रही है बनवाने की। काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में मकान की मरम्मत के दौरान जर्जर बारजा गिर गया। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में मकान की मरम्मत के दौरान जर्जर बारजा अचानक गिर गया। एनडीआरएफ डिप्टी कमांडेंट असीम उपाध्याय ने बताया कि मलबे में दबे मकान मालिक और 2 मजदूरों को एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने मिलकर निकाला है। इसके बाद उन्हें कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं अन्य का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार वे खतरे से बाहर हैं। सर, क्या मामला है सर? हमें एसपी सिक्योरिटी की तरफ से एक सूचना मिली थी कि एक दीवार जो है प्राधिकरण के क्षेत्र में गिर गई है और उसमें इनिशियली 3 लोग के फंसे होने की संभावना है। 2 को निकाल लिया गया है और 1 अभी भी फंसा हुआ है। तो तत्कालीन रूप से तुरंत जो है हमारे दशाश्वमेध घाट से टीम आई और एक टीम हमारी चौका घाट से भी मूव हुई और यहाँ मौके पहुँचकर जो यहाँ पे दबे हुए थे मिस्टर लोकनाथ मिश्रा, उनको निकाल के और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सर, और बाकी कितने लोग दबे थे इसमें? लगभग 3 की पहले सूचना थी, हमारे आने पर 1 ही थे जो उनको निकाल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। काशी की जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, साथ ही जल संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी मन के 78वें एपिसोड में बहुत सी बातों पर चर्चा किया। इसमें कोरोना पे कुछ लोगों से संवाद किया। कहीं कहीं हम सब देखते हैं कि लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, जो समाज के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप सब वैक्सीनेशन कराएं और उसी के माध्यम से हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में के माध्यम से पानी के संरक्षण पर भी जो बल दिया, अगर हम सब उसका फॉलो करें तो उससे एक देश को नई ऊर्जा मिलेगी और आने वाले दिनों में जो एक पानी हम सबका महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, उससे भी हम सबको सुरक्षा मिलेगी। अकाउंट ट्रांसपेरेंसी की बात किया प्रधानमंत्री जी ने।
कि पूरे देश में अकाउंट चार्टेड लागू होना चाहिए, जिससे बृहद ट्रांसपेरेंसी का मार्ग प्रशस्त हो। आज अपने टोक्यो जाने वाले उदयमान खिलाड़ियों को भी उन्होंने कोरोना से बचते हुए देश को सम्मान दिलाने के लिए उनको भी आज शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी बहुत से संवेदनशील मुद्दों पर अपने मन की बात में छूते हैं और हम सब पूरे भारतीय जनमानस को उससे आगाह करते हैं, उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो मन के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। पूर्वांचल कोचिंग संघ द्वारा कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, फिर भी कोचिंग स्कूल कॉलेज खोलने के संदर्भ में कोई गाइडलाइन नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज संस्थानों को न खोलने से इससे अधिक दुष्प्रभाव किसी भी सेक्टर पर नहीं पड़ा है। ऐसे में पूर्वांचल कोचिंग संघ के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी मांगों को उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। हमारे मांग पत्र जिला प्रशासन द्वारा फाइलों में दबा दिए जा रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप से स्कूल और कोचिंग संचालकों की स्थिति वर्तमान समय में बद से बदतर हो गई है। ऐसे में पूर्वांचल कोचिंग संघ के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की। हम लोग बहुत मन से दुखी हैं सर। हम लोग देख रहे हैं हर चीज़ें कोरोना काल में ओपन हो रही हैं, शॉपिंग मॉल ओपन हो गया, रेस्टोरेंट ओपन हो गया, लेकिन हम लोग शिक्षित बेरोजगार की तरफ घूम रहे हैं। हम लोग बहुत अंदर से ही दुखी हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है। 14-15 महीने से कोचिंग की व्यवस्था ध्वस्त है। मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग चली नहीं रही है। कितने संचालक लोग आत्मदाह करने के कगार पे आ गए। हम लोग का मांग है कि जैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही है, उसी तरीकों को देखते हुए एक मानक तय करके कोचिंग भी खोलने की कृपा करें। पिछले साल जो कोरोना काल था उसमें 3000 का रिपोर्ट पर डे आती थी कोरोना पॉजिटिव, तो भी कोचिंग खुल गई थी। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है 400-500 है, फिर भी कोचिंग खुली नहीं। हम लोग को एक मानक तय करें और कोचिंग खोलने की अनुमति दें। हम लोग की कोचिंग में 500-500 स्क्वायर फीट के हाल हैं। अब बसों में 200-200 स्क्वायर फीट के हाल हैं, जहाँ 40 की सीट पे 30 खड़े होके जा रहे हैं, 70 लोग सवारी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि हम लोग के कोचिंग को खोलने की अनुमति दें। हम लोग भी एक प्रॉपर तरीके से आधे की स्ट्रेंथ लेके कोचिंग को चलाएं। पियरी चौकी के समक्ष जर्जर दुकान गिरने से एक बाइक दब गई। चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी के सामने तिराहे पर अचानक जर्जर दुकान गिर गई, जिसके चलते मलबे में एक बाइक दब गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पियरी चौकी प्रभारी ने मलबा हटवाकर बाइक निकलवाई। वहीं घटनास्थल पर समाज सेवी विकास शाह व क्षेत्र के पूर्व पार्षद गिरीश चंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ये जर्जर मकान जो है काफ़ी सालों से जो है जर्जर अवस्था में विवादित मकान भी ये है। इसमें दुकानें जो हैं कई साल से बंद थी और जो कि पानी के कारण जर्जर हो चुकी थी। और आज जो है सुबह ही अचानक ये जर्जर मकान में से एक हिस्से का दुकान जो है ये गिर गया अचानक, जिसमें एक बाइक जो है लपेटे में आ गई, लेकिन बाइक चालक साफ बच गया। क्या कोई घायल हुआ क्या? नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बाइक को ज़्यादा क्षति हुई है। जिनकी बाइक थी वो बाइक लगा करके सब्जी ले रहे थे, उनकी बाइक जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा बाइक का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन धाम मॉर्निंग वॉक टीम द्वारा सालवान पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गोवर्धन धाम मॉर्निंग वॉक टीम द्वारा सालवान पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर
स्कूल के डायरेक्टर ब्रिजेश यादव द्वारा समद अंसारी, विष्णु शर्मा, नगर अध्यक्ष सपा नेता लालू यादव, विनोद यादव, कैलाश यादव, अमरदेव यादव इत्यादि लोगों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर ने सभी लोगों का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया। आज मुझे बहुत ही हर्ष के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है कि हमारे बना रहे रस, जिसका नाम है जिंदा शहर बनारस, आज बनारस की सरजमी पर और वरुणा तट के तपोभूमि पर आज यादव समाज के लोग, हमारे व्यापारी बंधु, समाज सेवी, संभ्रांत लोग और गोवर्धन धाम समिति के तमाम जो है पदाधिकारी हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा कि आज वो लोग बुलाकर और बाटी चोखा दाल का जो उन्होंने बनारसी व्यंजन पेश किया, एक मिसाल उन्होंने पैदा किया, गंगा जमुनी तहजीब का जो उन्होंने मिसाल पैदा किया। हम एक एक पदाधिकारियों का मैं आभारी हूँ। आज जिसके छत्र छाया में, जिसके जो है स्वावलंबी जीवन में हम लोगों को कुछ सीखने का मिला, आज उनके आशीर्वाद की छांव में खड़ा होने का अवसर मिला। और तमाम हमारे बनारस के यहाँ तमाम उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, समाज सेवी हैं, तमाम लोग हैं और हमको बुलाकर जो उन्होंने हमको ये सम्मान दिया, पुष्पहार पहनाया, हम एक एक पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और गोवर्धन पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, गोवर्धन धाम की जो मॉर्निंग वॉक की टीम थी, इसके नेतृत्व में सलमान पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज बाबूजी के सानिध्य में, आज बाबूजी के छाया में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ समस्त यादव बंधु लोग का आज प्रोग्राम था। चोखा बाटी का इसमें सम्मानित करने का भी प्रोग्राम था। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें और समस्त गोवर्धन धाम की टीम को मैं बधाई देता हूँ और एक अनुरोध भी करता हूँ कि अभी देखिए जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान समस्त साथियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, व्यापारी बंधुओं को हमारे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस बीमारी में हमारे बहुत सारे अपने हमारे साथ से छूट गए। हम लोगों को अफसोस है इस बात का, हमारे बहुत से साथियों के करीबी रिश्तेदार हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। हम चाहते हैं इस संदेश के साथ हम लोग 2 मिनट अपने उन साथियों को भी समर्पित कर दें जो हमारे बीच नहीं रहे। और ब्रिजेश भाई को, जो हमारे सलमान पब्लिक के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, प्रबंधक हैं, इनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूं कि इन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, सम्मानित किया और समस्त गोवर्धन धाम की टीम को बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन दास की जो मेन है भाई पप्पू यादव जी, पारस यादव पप्पू जी, इन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि भैया आपको कल यहाँ आना है। तो आज हमने सलमान पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बाबूजी का आशीर्वाद के साथ साथ हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं अपने साथियों के बीच में, अपने भाई बंधु के बीच में। अब बहुत अच्छा लगा कि हमारे शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक भाई अब्दुल समद अंसारी जी का बुलाकर आपने सम्मानित किया। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे पार्टी के सम्मानित महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी को आपने माला फूलों से बुलाकर सम्मानित किया। बाटी चोखा चूरमा खीर का भी आनंद लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सिगरा पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। सिगरा पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। शातिर लुटेरा बीते 24 घंटे पूर्व रोडवेज के समीप ही किसी व्यक्ति के रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद थाना सिगरा में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने लूटे हुए 6000 रुपए नगद सहित शातिर लुटेरे के साथी को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी शेफ एसोसिएशन द्वारा गरीबों में भोजन का पैकेट वितरित किया गया। जहां पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान लोगों की रोजी रोटी चली गई, हालात ऐसे बन गए कि रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। इस बीच समाज सेवी संगठनों ने ऐसे लोगों के जीवन यापन को चलाने का जिम्मा उठाया। वहीं शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष रविकांत पाठक व फेड फाउंडेशन के सौजन्य टीम के सदस्यों ने वाराणसी के स्लम एरिया में रहने वाले गरीब लोगों में लॉकडाउन के दौरान लगातार खाद्यान्न सामग्री व फूड पैकेट वितरित किए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रविकांत पाठक ने बताया कि हम लोग साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान स्लम एरिया में जाकर लोगों को खाद्यान्न वितरित करते हैं। इसी क्रम में आज हमने कैंटोनमेंट क्षेत्र के मलिन बस्ती में जाकर लगभग 250 लोगों को फूड पैकेट बांटा है। आज किस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? आज फेट फाउंडेशन की तरफ से कुछ खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया, जो 2 संस्थाओं का एक कोलैबोरेशन हुआ है, वाराणसी शेफ एसोसिएशन और द ग्रीन फाउंडेशन के बीच में। तो फेट के सौजन्य से आज कुछ खाद्य सामग्रियों का वितरण किया है हमने यहाँ पे। तकरीबन उसमें 250 से 300 पैकेट्स के लमसम हमने एक एवरेज बनाया। इस जनसंख्या को समझते हुए यहाँ पे जितने अंडर प्रिविलेज लोग थे उनके लिए। और इसमें रौनक्स किचन ने और हंगरी बनारस ने हमारा साथ दिया है फूड पैकेट को वितरित करने में। साथ में नाथूज रेस्टोरेंट्स वाराणसी ने भी हमारा सहायता किया है खाद्य सामग्रियों को मुहैया कराने में। तो जैसा कि आप पहले से ही पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक हंगर फाइट के तहत जो स्लम एरिया हैं, चूँकि आज सैटरडे संडे को लॉकडाउन होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग डेली के मजदूरी पर आश्रित हैं और आज लॉकडाउन है तो उन्हें आज मजदूरी तो मिलती नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की। पहल ये थी कि हम उनको आज का दिन का भोजन कराएंगे। इस सोच को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पर फूड पैकेट्स का वितरण किया है। कितने फूड पैकेट्स थे और कौन सा एरिया था और किन किन लोगों को दिया गया? देखिए, हमने टारगेट उनको किया है कि जो दैनिक मजदूरी के आधार पर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, उनको मैंने पहले से हमारी टीम ने आकर के चिन्हित किया था। फिर हमने करीब 250 पैकेट का यहाँ पे वितरण किया है। आप देख रहे हैं ये पूरा स्लम एरिया है और जो दैनिक मजदूरी पर दिन पर उनका जीवन दैनिक मजदूरी पर ही निहित है और आज लॉकडाउन है, तो इसी कारण से हमने ये प्रोग्राम किया है। राजघाट पर नमामि गंगे की टीम ने कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए लोगों में मास्क वितरित किया। जहां एक ओर कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजघाट पर नमामि गंगे टीम के संयोजक राजेश शुक्ला द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नमामि गंगे टीम ने राजघाट और आसपास के क्षेत्रों में बिना मास्क राहगीरों व दुकानदारों में मास्क का वितरण किया। इसके पूर्व राजघाट पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित पूजन सामग्री, पॉलिथीन इत्यादि को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। साथ ही लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, रामप्रकाश जायसवाल, सोनी चौरसिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज नमामि गंगे टीम ने राजघाट पर उपस्थित होकर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया है। कई प्रकार के कपड़े, पॉलिथीन में भरकर सामग्रियां, तस्वीरें और बहुत सारे लोग अपने पुरानी जो कपड़े हैं उनको गंगा में छोड़कर चले जाते हैं, उनको बहुतायत मात्रा में निकाला है। हम यह संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि गंगा किनारे की स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। जो गंगा हमारी धार्मिक, सिंचाई, पेयजल, तीर्थाटन, अन्य कई आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उस गंगा मैया के तट की सुरक्षित स्वच्छता रखना बहुत नितांत आवश्यक है, बल्कि अपरिहार्य है, अनिवार्य है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं नमामि गंगे की टीम की तरफ से कि गंगा तट पर स्वच्छता बनाए रखें, साबुन शैम्पू लगा कर स्नान न करें, झोले प्लास्टिक में भरकर सामग्रियां गंगा में विसर्जित न करें। यह जो आंदोलन एक तरीके से है गंगा स्वच्छता का, वो निरंतर नमामि गंगे टीम के माध्यम से नित्य प्रतिदिन अनेकों घाटों पर चलाया जा रहा है और हम बहुतायत मात्रा में नमामि गंगे टीम के सहयोगियों के साथ एक बहुत ही भारी मात्रा में गंदगी जो गंगा को प्रदूषित कर रही है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख व्यापारियों ने वीकेंड लॉकडाउन का समर्थन किया। वाराणसी के तीसरे हफ्ते में वीकेंड लॉकडाउन का समर्थन दुकानें बंद करके वाराणसी की बड़ी मार्केट, नई सड़क, बिनियाबाग इत्यादि के व्यापारियों ने किया और अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि वे प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं, साथ ही कोविड के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। सारनाथ स्थित एक निजी विद्यालय में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। सारनाथ स्थित एक निजी विद्यालय में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के स्टेट जनरल सेक्रेटरी राम दुलार उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारे सम्मेलन में 12 जिलों से लोग आए हुए हैं जो SC/ST के लोगों को न्याय पाने और न्याय पाने में होने वाली समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये आज का कार्यक्रम हमारा अधिवक्ता कंसल्टेशन है, स्टेट लेवल का कार्यक्रम है। करीब 12 जिले से लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने कम ही लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। और
ये कार्यक्रम जो हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है उसका मुख्य विषय ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो विशेष करके गरीब समुदाय के SC ST जो हमारे पीड़ित समुदाय के लोग हैं, महिला पुरुष बच्चे हैं, उनके साथ जस्टिस किस प्रकार से होता है, कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर उनको न्याय कैसे मिलना चाहिए, और उस न्याय को दिलाने में सबसे बड़ा रोल अधिवक्ताओं का होता है। क्योंकि मामला जब कोर्ट के बाहर होता है तब तो पुलिस और अन्य लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब ज्यों ही मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो मामला सारा कुछ जिम्मेदारी जो है अधिवक्ताओं के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में अधिवक्ताओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग यहाँ जितने भी अधिवक्ता आए हुए हैं, ये विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और काफ़ी समझदारी रखते हैं, कानून के मर्मज्ञ हैं लोग। तो यहाँ पर जो है कि ये चर्चा हम लोग मंथन करेंगे कि किस प्रकार से इन पीड़ितों की मदद की जाए और हमारी भूमिका क्या है। हमारा जिस तरीके से एक इंसान होने के नाते हमारा राइट्स है, लेकिन हमारी ड्यूटी भी है। तो हम अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं, हम अपनी भूमिका उनकी मदद करने के लिए किस प्रकार का क्या खास आज इस कार्यक्रम में होने वाला है, करने वाले आप लोग? आज प्रमुख खास बात ये है कि हमारे विभिन्न एक्सपर्ट, लॉ के एक्सपर्ट आए हुए हैं, आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग उनके केसेस के बारे में, जो विक्टिम्स हैं उनके केसेस के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हम एक प्लानिंग की बात करेंगे, प्लान बनाएंगे और उसको पालन करने के लिए जो है हम उस पर काम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन की स्क्रूटनी प्रक्रिया के बाद सपा प्रत्याशी का पर्चा हुआ खारिज, भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध विजयी प्रत्याशी हुई घोषित। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, भाजपा ने भय और लालच के दम पर कई जनपदों में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किया कब्जा। BLW पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढायुक्त सड़कों व जल जमाव के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने किया प्रदर्शन। और काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में मकान की मरम्मत के दौरान गिरा जर्जर बारजा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।